स्टूडेंट एक 19 साल का आदमी जिसे गोली लगती है पेट में और उसके पेट में एक बहुत बड़ा होल हो जाता है। डॉक्टरों ने हाथ डाल दिए थे कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन वो जिंदा रहता है। स्टूडेंट गेस कर सकते हो कितने साल जिंदा रहा होगा वो आदमी? 1 साल, 2 साल, 4 साल? स्टूडेंट ये आदमी जिंदा रहता है 62 साल। स्टूडेंट क्या थी इस आदमी की कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्टूडेंट ये बात है 6 जून 1822, बहुत पुराना टाइम है वैसे तो। एलेक्सिस सेंट मार्टिन जो कि एक 19 साल का कैनेडियन फर ट्रेडर था। फर ट्रेडर मतलब स्टूडेंट ये वो लोग होते हैं जो एनिमल का शिकार करते हैं और उनकी स्किन और खाल को बेच करके उनसे पैसा कमाते हैं। ऐसा एक फर ट्रेडर था एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का, जो कि मैककिनन आइलैंड मिचिगन में ट्रेडिंग पोस्ट में काम करता था। अब 6 जून को वो डेली की तरह वहाँ पर काम कर रहा था, तभी वहाँ पर मौजूद एक दूसरे आदमी ने अपनी मजल लोडेड शॉटगन को लोड कर रखी थी किसी प्रोटेक्शन के लिए या फिर किसी हंटिंग के लिए। उससे गलती से गोली डिस्चार्ज हो जाती है और सीधा लगती है एलेक्सिस सेंट मार्टिन के पेट में। उस दौरान वहाँ पर मौजूद यूएस आर्मी के सर्जन डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट, उन्होंने देखा कि गोली लगने से मार्टिन के पेट में एक बहुत बड़ा होल हो चुका है, घाव बहुत सीरियस है और ये बच नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया। शुरू में वाउंड क्लीन नहीं हो पा रहा था, मगर बाद में धीरे धीरे ठीक होने लगा। पर एक अजीब सी चीज देखी गई, इसके पेट में जो गोली लगने से जो होल बना था वो कवर होने के बजाय होल ही रह गया। अगर किसी की बॉडी में होल होता है उसे कहा जाता है फिस्टुला। डॉक्टर भी हैरान हो गए कि एलेक्सिस सेंट मार्टिन जिंदा कैसे है। अब जो मार्टिन के पेट में जो होल हुआ था, उस होल में से सारी चीजें ऑब्जर्व की जा सकती थी, जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस। डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट ने सोचा डाइजेशन प्रोसेस को स्टडी करने का अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा। और ये बात थी 1822 की, जब हमें डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में बहुत कम पता था। उसी के चलते डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट एलेक्सिस सेंट मार्टिन को अपने पास में रखते हैं अपने स्टडी करने के लिए। उन्हें मौका मिल गया था और वो डाइजेशन के बारे में नई नई चीजें ऑब्जर्व कर सकते थे। उस हॉल में से सब कुछ दिखता था, मतलब कि कौन कौन से एंजाइम्स निकल रहे हैं, कौन कौन से कब कब निकल रहे हैं। और वो डाइजेशन की प्रोसेस को उस होल के थ्रू ऑब्जर्व करके नए नए रिजल्ट देखने लगे, जिन्हें आज भी हम जानते हैं, जैसे कि एसिड में HCl का सिक्रेशन होना, म्यूकस का सिक्रेशन होना और भी बहुत सारी चीजें। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया और उस एक्सीडेंट के करीब 10 साल बाद वो एक बुक पब्लिश करते हैं। उसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसीलिए आज उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी। तो इसी के चलते हम लोग आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टोमच के बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीजें। और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए स्टोमच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से देखना, आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आएगी, आपको मजा भी आएगा। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे यहाँ पर पार्ट ऑफ स्टोमच। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर क्या क्या होता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में। देन इसके बाद में हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सप्लाई के बारे में। इसोफेगस जहाँ से एंड होती है वहीं से स्टार्ट होता है हमारा स्टोमच। इसोफेगस से लगा हुआ एक एरिया आता है स्टोमच का, जिसको बोला जाता है कार्डियक। स्टूडेंट इसको कार्डियक क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्टूडेंट इसके ऊपर हमारा दिल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो होंगे वो मजा आ गया होगा, ये अब तो वाली बातें होंगी, कोई बात नहीं होने वाली, पढ़ लो चुपचाप। अब जो इसोफेगस जहाँ से एंड होती है उसके ऊपर वाला पार्ट होता है स्टूडेंट, इस पार्ट को बोलते हैं फंडस। फिर स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर ये जो स्टोमच का बहुत ही ब्रॉड पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द स्टोमच। फिर बॉडी के बाद में स्टोमच का लास्ट पार्ट आता है जिसको बोलते हैं पाइलोरस। अब जो पाइलोरस होता है स्टूडेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक एंट्रम। फिर पाइलोरिक एंट्रम केनाल बन जाता है तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक केनाल। तो स्टूडेंट ये हमारा स्टोमच। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ द स्टोमच। स्टूडेंट एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टोमच में हम क्या देखने वाले हैं? हम ये देखने जा रहे हैं कि हमको बाहर से क्या दिख रहा है। एक्सटर्नल फीचर में आपको 2 ओपनिंग दिख रही है। अब स्टूडेंट ओपनिंग को बोला जाता है ओरिफिस। अब स्टूडेंट ये जो 2 ओपनिंग आपको दिख रही है, ये कौन कौन से रीजन में दिख रही थी हमको? एक तो ऊपर वाले रीजन में जहाँ पर इसोफेगस से स्टार्ट होता है, जो कि कार्डियक वाले रीजन में होती है, और एक ओपनिंग होती है हमारे पाइलोरिक वाले रीजन में। कार्डियक में जो ओपनिंग होगी इसको बोलेंगे हम लोग कार्डियक ओरिफिस, और पाइलोरस में जो ओपनिंग होगी उसको बोलेंगे हम लोग पाइलोरस ओरिफिस। स्टूडेंट और देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है स्टूडेंट, हमको यहाँ दिख रहा है कि स्टोमच के 2 कर्वेचर हैं। कर्वेचर मतलब कर्व। तो पहला जो कर्वेचर दिख रहा है वो छोटा वाला कर्वेचर है, इसको बोलेंगे हम लोग लेजर कर्वेचर। और एक बड़ा वाला कर्वेचर दिखेगा हमको, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। तो स्टूडेंट इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसकी सरफेसेस के बारे में। मुझे यहाँ पर 2 सरफेस दिख रही है, एक होगी इसकी एंटीरियर सरफेस जो अभी आपको दिख रही है, और एक होगी इसकी पोस्टीरियर सरफेस। अगर मैं इसको यहाँ पर रोटेट करूंगा तो ये दिखेगी मुझे यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस।
अब स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं इसकी आर्टरी सप्लाई के बारे में। तो स्टूडेंट कहानी शुरू होती है हमारी सीलियक ट्रंक से। स्टूडेंट ये है हमारा सीलियक ट्रंक। उसके बाद स्टूडेंट स्टोमच के बगल में क्या होता है, लीवर होता है, ठीक है। तो लीवर के लिए यहाँ पर सीलियक ट्रंक एक ब्रांच देता है जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो स्टूडेंट ये रही हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। उसके बाद कॉमन हेपेटिक आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक बन जाती है हमारी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और दूसरी बन जाती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये वाली हो गई हमारी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और ये वाली कौन सी हो गई हमारी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। उसके बाद स्टूडेंट जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होती है ये यहाँ से ब्रांच देती है। उसके बाद में जो सीलियक ट्रंक होता है इससे भी एक ब्रांच निकलती है। स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड में उसको बोलेंगे हम लोग लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और जो राइट साइड में उसको क्या बोलेंगे, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। उसके बाद स्टूडेंट स्टमक के बगल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है स्प्लीन। स्प्लीन के लिए सीलियक ट्रंक एक आर्टरी देता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्प्लेनिक आर्टरी। इसके बाद में स्प्लेनिक आर्टरी से निकलती है राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। स्टोमच पूरा कवर हो चुका है ब्लड सप्लाई से, हमने ये वाला एरिया तो बचा ही दिया। इस एरिया को सप्लाई करती है हमारी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ब्रांच होती है हमारी स्प्लेनिक आर्टरी की। डायग्राम बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखें, सारी ब्रांचेस में से छोटी छोटी ब्रांचेस स्टोमच की तरफ निकालती हुई दिखाएं ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। एक बार आपने आर्टरी सप्लाई को अच्छी तरीके से याद कर लिया तो वेनस सप्लाई याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ट्रस्ट में बहुत ही आसान होता है। हमारे एब्डोमेन में एक वेन होती है जिसको बोलते हैं पोर्टल वेन। हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसका अलग से क्वेश्चन आता है, बट एनीवे उसके बाद हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम फोकस करते हैं वेनस सप्लाई ऑफ स्टमच पर। एक होती है हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और एक होती है हमारी स्प्लेनिक वेन। उसी मैंने आपको बताया था स्प्लेनिक आर्टरी होती है, उसी की तरह एक वेन होती है जिसको बोलते हैं स्प्लेनिक वेन जो कि ड्रेन करती है स्प्लीन को। और जो स्प्लेनिक वेन जो होती है स्टूडेंट वो मिलती है हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से और बना लेती है ये पोर्टल वेन। अब स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, आप वैसा का वैसा ही जैसा आर्टरी सप्लाई में था। अभी जो पोर्टल वेन जो होती है यहाँ पर निकलती है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और यही पोर्टल वेन यहाँ से निकलती है हमारी राइट गैस्ट्रिक वेन। अब स्टूडेंट जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो होती है वहां से निकलती है हमारी राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन। स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन कहाँ से निकलेगी। कि जो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन जो होगी वो निकलेगी हमारी स्प्लेनिक वेन से। आपसे मेरा फिर से सवाल है कि एक एरिया बच रहा है वहाँ पर निकलेगी हमारी, बिल्कुल सही कहा आपने, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था आर्टरी सप्लाई से। तो आर्टरी सप्लाई एक बार याद कर लोगे तो आपको वेनस सप्लाई भी याद हो जाएगी। ये सारी क्या है हमारी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। अब स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमच। हालांकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बेसिकली आपको लॉन्ग आंसर वाले जब स्टमच आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा जब आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने आंसर में ताकि आंसर बड़ा हो जाए। थोड़ा सा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा वैसे आपका। जैसा कि आपको यहाँ पर पीछे दिख रहा है स्टमच के पार्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, A B C एंड D। स्टूडेंट इसके पास में कुछ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड बोलते हैं जिसको, जो कि लिम्फ को ड्रेन करते हैं। जैसे जो हमारा जो ए वाला रीजन है उसको ड्रेन करता है हमारा पेंक्राटिको स्प्लेनिक नोड। फिर जो बी वाला जो रीजन है उसको कौन ड्रेन कर रहा है, उसको ड्रेन कर रहा है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। उसके बाद आप देख सकते हो स्टूडेंट जो सी वाला जो है उसको ड्रेन कौन कर रहा है हमारी राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक नोड। स्टूडेंट जो डी वाला पोर्शन है वो पाइलस वाला पोर्शन है, पाइलस वाले पोर्शन को ड्रेन करता है हमारा सब पाइलरिक नोड। अब स्टूडेंट आप बोलोगे कि ये जो एरो मैंने बना रखी है वो क्या है। स्टूडेंट एरो ये दर्शाते हैं कि जो लिम्फ ड्रेन होगा वो कहाँ ड्रेन होगा। स्टूडेंट सीलियक नोड जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल लिम्फ नोड है, मतलब कि मेन लिम्फ नोड है। यहाँ पर इस सारे के सारे जो लिम्फ नोड होते हैं वो जाकर के ड्रेन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सी वाला जो लिम्फ नोड है वो राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक को डाल रहा है, ठीक है। राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वाला किसको डाल रहा है, यहाँ पर सब पाइलोरिक नोड को डाल रहा है। डी वाला भी सब पाइलोरिक नोड को डालेगा, ठीक है। फिर सब पाइलोरिक नोड से कहाँ पे जाएगा, वो हिपेटिक नोड पे जाएगा। उसके बाद में कहाँ पे जाएगा, हिपेटिक नोड से सीलियक नोड में जाएगा। बी वाला जो लिम्फ नोड है वो हमारा लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड में ड्रेन करेगा और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड से सीधा जाएगा वो सीलियक नोड में। अगर आपको नहीं पता कि सेक्शनल एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।